नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित स्थापत्य कला वाला टॉपिक, उसमें जो दुर्ग की हमारी क्लासें चल रही है उसी दुर्ग की क्लासों को हम आगे बढ़ते हुए जो राजस्थान के अन्य दुर्ग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो से पहले हमने राजस्थान के दुर्ग से संबंधित 3 पार्ट अभी तक अपलोड किए हैं और जिन तीनों पार्टों में हमने राजस्थान के जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उनकी स्थापत्य कला की विशेषताएं, उनमें स्थित विभिन्न स्मारक, इमारतें, महल, मंदिर और उनसे संबंधित जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। और आज के वीडियो में भी हम उसी प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनको भी अन्य दुर्गों से संबंधित जो पॉइंट है वहां पर भी हम अध्ययन करेंगे। ओके साथियों, और एक बात है जिसको मैं आपको बता देता हूं और कई बार मैंने अवगत भी करवाया है कि अभी एक भारत का सरकार की तरफ से एक राष्ट्रीय मिशन जनगणना का चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा समय नहीं निकाल पा रहे हम, क्लासें लगातार नहीं आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। परंतु कोशिश यही रहेगी कि हम लगातार क्लासों से आपको अवगत करवाते रहें, क्योंकि हम पहले नोट्स बनाते हैं इन किताबों से और उसके बाद में टाइप करके और टाइप करने के बाद में क्लासों से अध्ययन करवाया जाता है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। नोट्स हमारे स्थापत्य कला से संबंधित लगभग सभी कंप्लीट है। महल, हवेली, मकबरा, छतरियाँ और मंदिर से संबंधित है, बस उनकी टाइप करने की ही देरी है। आगे से कोशिश यही रहेगी क्लासें लगातार रहें। ओके साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण दुर्ग। और एक अन्य सूचना है सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी वालों के लिए कि उनके पास मात्र अब 30 दिन रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो वो अपनी सच्चे मन से और पूर्ण ईमानदारी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहें। और उनके प्रयास में हमने एक छोटा सा मार्गदर्शन के रूप में एक वीडियो भी बनाया है कि फर्स्ट पेपर है जो बहुत कठिन होता है, सेकंड पेपर उतना कठिन नहीं होता है जितना फर्स्ट पेपर है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की बात हो या सेकंड ग्रेड की बात हो। तो उनके लिए एक वीडियो बनाया है हमने कि किस प्रकार हम आसान तरीके से फर्स्ट पेपर को हम हल कर सकते हैं और उसमें हम अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो वीडियो एक बार आप अवश्य देखें, वो वीडियो आपके लक्ष्य के प्राप्त करने में एक छोटा सा मार्गदर्शक के रूप में भी रहेगा। ओके साथियों, और इसके अलावा जैसे कि राजस्थान जीके से संबंधित अभी फर्स्ट ग्रेड के जो जीके का पेपर हुआ था उसमें आपने देखा है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जीके वाले पार्ट में वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो मूल किताबों पर आधारित है और इन्हीं मूल किताबों पर ही हमारी क्लासें आधारित हैं। तो एक बार आप इन क्लासों को अवश्य देखें और जितने टॉपिक हमने करवा दिए हैं और जितने हम करवाने वाले हैं उन टॉपिकों को आपको और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं हम बटनेर के दुर्ग के बारे में। बटनेर का दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, एक दानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानमन दुर्ग का अर्थ वो होता है जिसके चारों ओर क्या रेतीले दोहरे हो या रेतीला मैदान हो, मरुस्थलीय क्षेत्र हो, तो उन दुर्गों को हम दानमन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। गग्गर नदी के मुहाने पर हनुमानगढ़ में स्थित बटनेर का किला मरुस्थल से घिरा होने के कारण इनको दानमन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले जो सामान्य बातें हैं वो यही है कि बटनेर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के पेटे पर स्थित है, तो गग्गर नदी के पेटे पर मुहाने पर स्थित है। 2 बातें। तीसरी बात, बटनेर का किला राजस्थान के जो 9 दुर्गों की श्रेणी है उनमें कौन सी श्रेणी में शामिल है, तब हमारा उत्तर रहेगा दानमन दुर्ग। तो 3 ये सामान्य प्रश्न हो गए। ठीक है,
अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो बटनेर का दुर्ग था वो, उसका निर्माण बाटी शासक था राजा भूपत ने 3री शताब्दी के अंतिम चरण में करवाया था, यानी कि ये बहुत प्राचीन दुर्ग है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसका सामरिक महत्व क्यों है, क्योंकि ये दिल्ली से मुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी है। याद रखना है, बटनेर का जो किला हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है, धानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है। 3री शताब्दी में बाटी राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। ये दुर्ग दिल्ली से मुल्तान जाने के वाला जो मार्ग है उस पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी अधिक है। आगे देखते हैं, इस किले में लगभग 50 से प्लस यानी कि 52 विशाल बुर्जे हैं एवं किले का निर्माण पक्की हुई ईंट और चूने से बना है। ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के ज्यादातर दुर्ग है वो पत्थरों से बने हैं, पत्थर और चूनों से, परंतु बटनेर का जो किला है वो 3री शताब्दी ईस्वी में बना था और वो पक्की हुई ईंटों और चूने से बनाए। जिस प्रकार कालीबंगा सभ्यता से हमें जो दुर्ग मिले थे वो पक्की धूप में पक्की हुई ईंटों से बने थे, उसी प्रकार बटनेर का जो किला था वो भी पक्की हुई ईंटों से बना हुआ है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद में इस बटनेर का जो किला था उसका नाम हनुमानगढ़ क्यों पड़ा, जिसके पीछे घटना है कि बीकानेर का शासक था सूरत सिंह, जिसने 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन इस किले पर अधिकार किए जाने के कारण, मंगलवार हनुमान जी का वार होता है तो बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया था और यहाँ पर एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी बनाया था। बीकानेर के शासक सूरत सिंह के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। सूरत सिंह जिन्होंने सूरत बदल दी, सूरत सिंह जिन्होंने सूरत बदल दी। नंबर 1 आपको याद रखना है कि बटनेर का किले का नाम हनुमानगढ़ रख दिया, सूरत बदल दी। और इसके अलावा जो करणी माता का देशनोक में जो वर्तमान मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा ही दिया गया है, जिसका हमने करणी माता के जो लोक देवियों वाला टॉपिक था उसमें हम अध्ययन कर रहे थे देशनोक वाले मंदिर के बारे में, तब हमने बताया भी था। आपको याद रखना है बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने एक तो बटनेर का नाम बदल कर रखा था हनुमानगढ़, और दूसरा देशनोक में जो मां करणी का जो भव्य मंदिर बना है उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो भी सूरत सिंह के द्वारा दिया गया था। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे गंगा सिंह, डूंगर सिंह, अनूप सिंह, इन्होंने समय के साथ उसमें परिवर्तन किया था, परंतु मूल रूप से उसे परिवर्तन का जो हकदार है वो बीकानेर के शासक सूरत सिंह को माना जाता है। चलिए देखते हैं आगे कि बीकानेर के महाराज सूरत सिंह के द्वारा 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन इस किले पर अधिकार किए जाने के कारण बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा था तथा किले में हनुमान जी का एक भव्य मंदिर भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये है बटनेर के किले के बारे में सामान्य जानकारियां। याद रखना है बटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। यह दानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है। बाटी शासक भूपत के द्वारा इसका निर्माण 3री शताब्दी में करवाया गया था। दिल्ली से मुल्तान जाने वाले मार्ग पर स्थित है और इसके अलावा यह पकी हुई ईंट और चूने से बना है और बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा 1805 में इसे अपने अधीन करने के बाद में इसका नाम क्या रखा था, हनुमानगढ़ रखा था। अब देखते हैं बटनेर के किले से संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। जैसा कि पहला पॉइंट है कि मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार किया था। तो मोहम्मद गजनवी जो कि विदेशी आक्रमणकारी था उसने भी बटनेर के किले पर अपना अधिकार किया था 1001 ईस्वी में। इसके बाद में सल्तनत काल के दौरान बलबन के शासन काल में शेर खान यहाँ का हाकिम था, जिसने यहीं से मंगोल आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध भी किया था तथा शेर खान की कब्र भी आज इस किले के अंदर विद्यमान है। ये जो बटनेर का किला है वर्तमान में वैसी स्थिति का नहीं है क्योंकि यह बहुत पुराना है। देखो 3री शताब्दी का है, तो इसकी कुछ दीवारें ही अवशेष के रूप में शेष बची हैं और इसके अलावा शेर खान की जो कब्र है वो भी उस बटनेर के किले में आज भी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1398 ईस्वी में तैमूर ने
बटनेर पर आक्रमण कर लूटमार मचाई थी, तब राव केलन भाटी ने तैमूर का सामना किया था, मगर अंत में भाटियों ने केसरिया बाना पहनकर वीरगति प्राप्त की थी और महिलाओं ने जौहर किया था। तो बटनेर का जो किला है उसका जो पहला साका था कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। कब? जब विदेशी आक्रमणकारी तैमूर ने बटनेर के किले पर आक्रमण किया था, और उस दौरान बटनेर के किले का जो शासक था वो कौन था? केलन भाटी था। ठीक है, जिसके नेतृत्व में जो राजपूत योद्धा थे उन्होंने केसरिया किया और उनकी वीरांगनाओं के द्वारा जौहर किया गया था। ये बटनेर का किला का प्रथम साका माना जाता है। इस साके की और विशेषता क्या है कि इसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ में जो मुसलमान महिलाएं थी उन्होंने भी इन हिंदू महिलाओं के साथ जौहर किया था। ऐसी विभिन्न जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उसमें किस प्रकार की जानकारी देखने को हमको मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। 1527 ईस्वी में पहली बार बीकानेर के राव जय सिंह ने किले पर राठौड़ आधिपत्य स्थापित किया था। जो बटनेर का किला है जो भाटी शासकों के अधीन था, उस पर सबसे पहले बीकानेर के राठौड़ राव जय सिंह ने अधिकार करके वहां पर राठौड़ आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, और इसके बाद में ये जो बटनेर का किला था वो ज्यादातर बीकानेर के राठौड़ शासकों के ही अधीन था। हुमायूं के भाई कामरान के आक्रमण के समय राव जय सिंह ने दुर्ग की रक्षार्थ हेतु अप्रीतम वीरता भी दिखाई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है कि हुमायूं के भाई कामरान के साथ युद्ध करने वाली कौन सी रियासत थी या किस रियासत के शासक थे? तो वो राठौड़ बीकानेर की रियासत राठौड़ वंश का शासक राव जैत सिंह का संबंध इस युद्ध से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में 1570 ईस्वी में अकबर ने बटनेर पर अधिकार कर लिया, लेकिन राठौड़ ठाकुर सिंह के पुत्र बागा की सेवा से प्रसन्न होकर के बटनेर उसको सौंप दिया था। ठीक है, ये ठाकुर सिंह के पुत्र बागा कौन थे इसके बारे में बताता हूं। ये बीकानेर के ही एक सेनापति थे। कहानी क्या थी कि बीकानेर का शासक था राय सिंह का पुत्र था दलपत सिंह। दलपत सिंह ने राय सिंह के विरुद्ध बगावत कर दी थी और किसी बात को लेकर के राय सिंह और अकबर के बीच में क्या हो गई? अनबन भी हो गई थी। तब अकबर ने दलपत को ये बटनेर का किला भी सौंपा था। एक बार ये भी घटना आपको याद रखना है। बीकानेर का शासक राय सिंह का पुत्र था दलपत सिंह। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तत्पश्चात ये किला बीकानेर के शासकों के अधिकार में ही रहा था। तो याद रखना है आपको, बटनेर का किला ज्यादातर बीकानेर के राठौड़ शासकों के अधीन भी था। इसके अलावा बटनेर के किले को लेकर के भाटियों और जोइयों के मध्य भी संघर्ष हुआ था। यह पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसे ध्यान में रख लेना है। अंततः 1805 में यह बीकानेर के आधिपत्य में चला गया था। बटनेर को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी माना जाता था, क्योंकि ज्यादातर जो विदेशी आक्रमण होते थे वो सबसे पहले इसी किले को सामना करना पड़ते थे। इस किले के बारे में आइन ए अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान का वह किला जिसके बारे में हमें आइन ए अकबरी में उल्लेख मिलता है, देखने को मिलता है, तो वो है बटनेर का किला। दुर्ग के एक प्रवेश द्वार पर बीकानेर के शासक दलपत सिंह और उनकी रानियों की आकृतियां उत्कीर्ण है, जो दलपत की हत्या के बाद में किले में सती हो गई थी। ठीक है, ये हनुमानगढ़ का जो बटनेर का किला है उसी से संबंधित है। और याद रखना है आपको, दलपत सिंह है कौन? तो ये राय सिंह का पुत्र था। राय सिंह के विरुद्ध इन्होंने बगावत कर दी थी और दलपत सिंह को मुगलों ने समर्थन दिया था, क्योंकि राय सिंह और अकबर के बीच में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी। बाद में स्थिति वापिस से सही हो गई थी। ठीक है, और दलपत सिंह को किसी एक सेनापति ने ही हत्या कर दी थी और उसके बाद में उनकी जो रानियां थी वो उनके साथ ही सती हो गई थी इसी बटनेर के किले में। ओके, चलिए यहां पर हमारा जो बटनेर के किले की जो तमाम विशेषता है उसकी ऐतिहासिक और उसकी स्थापत्य से संबंधित वो हमने एक बार
पुनः देख लेते हैं। ठीक है, बटनेर का किला जो कि हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के मोहने पर स्थित है, इसे दानमन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये दिल्ली से मुल्तान जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी है। इसके बाद में इस किले का निर्माण बाटी राजा भूपत ने 3री शताब्दी के अंतिम चरण में करवाया था। यहाँ पर 52 विशाल बुर्जें हैं और किले का निर्माण पक्की हुई ईंटों और चूने से करवाया गया था। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर के महाराज सूरज सिंह, जिन्होंने सूरत बदल दी थी, बटनेर के किले की 1805 में मंगलवार के दिन आक्रमण करके इसे अपने अधीन करके इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। इसके अलावा हनुमान जी का यहाँ पर एक मंदिर भी निर्माण करवाया था। सूरज सिंह के बारे में एक बात आपको यह भी याद रखनी है कि देशनोक का जो करणी माता का मूल मंदिर है वो भी सूरज सिंह के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भी 1001 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार किया था। सल्तनत काल में बलबन के शासन काल में शेर का यहाँ का हाकिम था, जिसने यहीं से मंगोल आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था और शेर खां की कब्र आज भी इस किले में बनी हुई है। इसके बाद में 1398 में तैमूर ने बटनेर पर आक्रमण किया, लूटमार मचाई। तब राव केलन भाटी ने तैमूर का सामना किया था, मगर अंत में भाटियों ने केसरिया बाना पहनकर वीर गति को प्राप्त किया और महिलाओं ने जोहर किया था। इसके बाद में बीकानेर का शासक राव जयसिंह आता है। वो पहला राठौड़ शासक था जिसने बटनेर के किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसके अलावा हुमायूं के भाई कामरान के आक्रमण के समय भी राव जयसिंह ने इस दुर्ग की रक्षा हेतु अप्रतिम वीरता भी दिखाई थी। चलिए आगे देखते हैं। 1570 ईस्वी में अकबर ने बटनेर पर अधिकार कर लिया, लेकिन राठौड़ ठाकुर सिंह के पुत्र बाघ सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर बटनेर उसको सौंप दिया था। ये पॉइंट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, परंतु ये बात हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में दिया हुआ है। ये ठाकुर सिंह है कौन, तो याद रखना ये बीकानेर का शासक, बीकानेर सल्तनत का ही एक सेनापति था। तत्पश्चात यह किला बीकानेर के शासकों के अधिकार में था। बटनेर के किले को लेकर के बाटी और जोहियों के मध्य संघर्ष भी चला था। अंततः 1805 ईस्वी में बीकानेर के आधिपत्य में चला गया था और बटनेर को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आईने ए अकबरी में भी अबुल फजल ने इस किले का जिक्र किया था। दुर्ग के एक प्रवेश द्वार पर बीकानेर के शासक दलपत सिंह, ये दलपत सिंह कौन है ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ये राय सिंह का पुत्र था और उसकी रानियों की आकृतियां उत्कीर्ण है जो दलपत की हत्या के बाद में किले में सती हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो बटनेर के किले की जो तमाम विशेषता थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक अन्य किले मेहरानगढ़ के बारे में, जो कि जोधपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के द्वारा 13 मई 1459 को चिड़िया टूंक नामक पहाड़ी पर किले की नींव रखी गई थी। यानी कि मेहरानगढ़ का जो किला है उसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। और इस किले की जो नींव है वो किस पर्वत पर है, तो याद रखना है चिड़िया टूंक नामक एक पहाड़ी है वहां पर है। ठीक है, कब रखी गई थी याद रखना है 13 मई 1459 को। इसके अलावा मेहरानगढ़ की जो किले की नींव भरने के लिए राजा नामक एक व्यक्ति था जिसको जिंदा दफनाया भी गया था। इसके अलावा मेहरानगढ़ नाम इसका क्यों रखा गया था, मेहरान यानी कि बहुत बड़ा, जो आकार में विशालता है, इसीलिए इसका नाम मेहरानगढ़ रखा गया था। इसके अलावा इसे चिड़िया टूंक दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति मयूर के समान है, इसलिए इसका नाम मयूर ध्वजगढ़ रखा गया है। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम और भी मिलता है, वो है गढ़ चिंतामणि। ठीक है, आगे इनके बारे में हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि किले की नींव में राजिया नामक व्यक्ति को जिंदा दफन किया गया था। मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव में मयूर आकृति होने के कारण जोधपुर के किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। याद रखना है, मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ये
दुर्ग की श्रेणी में आता है तथा इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। ये नाम है चिड़िया टुक, मेहरानगढ़, म्यूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि, ये मेहरानगढ़ दुर्ग के ही उपनाम है। इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। लाल एवं बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अब याद रखना है, ये जो कला है ये पूरी राजस्थानी राजपूत कला है। इसमें मुस्लिम जो कला है उसका मिश्रण हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मुस्लिम कला का जो मिश्रण है वो अकबर के बाद में, यानी कि मुगल स्थापत्य के स्थापित होने के बाद में हमको देखने को मिलती है। उससे पहले हमें मुगल स्थापत्य कला या मुस्लिम कला का हमें मिश्रण राजस्थान के जो प्राचीन दुर्ग है उसमें देखने को नहीं मिलता है। आपको जो याद रखने वाला जो पॉइंट है, जो समझ में रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो पूर्ण रूप से राजपूत शैली में ही निर्मित है। आगे देखते हैं, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाने के बाद में इसी के चारों ओर एक नगर का निर्माण करवाया था 1459 ईस्वी में, और उस नगर का आज वर्तमान में नाम क्या है? जोधपुर। राव जोधा के द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसका नाम जोधपुर रखा गया था। राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों में सबसे प्रमुख यह किला अपनी विशालता के कारण मेहरानगढ़ कहलाता है। मेहरानगढ़ नाम रखने के पीछे रीजन क्या था? मेहरान यानी कि ये बहुत बड़ा था। गढ़ बणियों मेहरान, गढ़ बणियों मेहरान यानी कि अपनी विशाल आकारता के कारण इसका नाम मेहरानगढ़ रखा गया था। किले के चारों ओर सुदृढ़ परकोटा है जिसकी इसकी प्राचीन में विशाल है, बुर्जें भी बनी हुई हैं। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग के दो बाह्य प्रवेश द्वार है, उत्तर पूर्व में जिसको जयपोल कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के दो बाह्य प्रवेश द्वार है। उत्तर पूर्व में जो द्वार है उसका निर्माण नाम है जयपोल और दक्षिण पश्चिम में जो द्वार है उसका नाम है फतेहपोल। इसके अलावा ध्रुवपोल, सूरजपोल, इमृतपोल, बेरूपोल आदि अन्य प्रवेश द्वार है। आपको ये याद नहीं रखने, आपको सिर्फ ये दो ही याद रखने हैं। मेहरानगढ़ के दो जो बाह्य प्रवेश द्वार है वो ही आपको याद रखना है। उत्तर पूर्व में जयपोल है और दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल है। आगे देखते हैं, 1544 में जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था मालदेव के काल में, तब शेरशाह सूरी ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया था। परंतु जैसे ही शेरशाह सूरी वापस लौटता है तो 1546 में मालदेव ने पुनः इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसके बाद में अकबर के काल में मुगल सूबेदार हसन कुली खान ने चंद्रसेन का आधिपत्य स्थापित करके इस पर मुगल आधिपत्य की स्थापना की थी और ये 1583 तक मुगलों के अधीन रहा था। उसके बाद में राठौड़ शासक है चंद्रसेन का भाई मोटा राजा उदय सिंह ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, उसके बाद में ही जो जोधपुर का किला था वो राठौड़ों के वापिस अधीन में आया था। इसके अलावा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने भी इसे अपने अधीन रख लिया था, खालसा घोषित कर दिया था जोधपुर के इस किले को। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद में जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह था, वो पुनः इस किले पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो याद रखना है जोधपुर का किला था वो दो बार खालसा घोषित हुआ था। एक बार कब? जब 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी और दूसरा 1678 में जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1564-65 में मुगल सूबेदार हसन कुली खान ने चंद्रसेन का आधिपत्य समाप्त कर इस पर मुगल आधिपत्य को स्थापित कर लिया था। मुगल आधिपत्य स्वीकार करने पर मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में यह जागीर के रूप में पुनः दे दिया था। इसके अलावा बीकानेर के शासक राय सिंह के अधीन भी रहा था ये किला। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः मुगल राज्य में सम्मिलित कर लिया था। क्यों किया था? क्योंकि उस समय जसवंत सिंह का कोई भी जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी जो दोनों पत्नियां थी वो दोनों ही गर्भवती थी। ठीक है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने पर अजीत सिंह ने मुगल सूबेदार
जफर कुली खान से इसे वापस छीन लिया और तब से इस पर राठौड़ा का नियंत्रण ही रहा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड कीपलिंग ने यहाँ पर एक लंबा समय व्यतीत किया था और इस किले की विशेषता को बताते हुए कहा था कि यह किला देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित किया गया है। किसने बताया था? रुडयार्ड कीपलिंग ने। रुडयार्ड कीपलिंग ने किस किले के बारे में बताया था कि यह देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित है? तो याद रखना है जोधपुर का किला। इसके अलावा जोधपुर के किले में और क्या दर्शनीय स्मारक बने हुए हैं, जिसमें सूर सिंह के द्वारा निर्मित मोती महल, याद रखना है सूर सिंह के द्वारा निर्मित है मोती महल, जो कि अपनी सुनहरी अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है तथा इसकी छत और दीवारों पर जो सोने की पॉलिश का कार्य वो तख्त सिंह की देन मानी जाती है। याद रखना है जोधपुर के किले में एक महल, प्रसिद्ध महल स्थित है, मोती महल। महल वाले टॉपिक आएगा उसमें भी ये महत्वपूर्ण है। याद रखना है मोती महल किसके द्वारा निर्मित है? सूर सिंह के द्वारा निर्मित किया गया है। और एक बात मैं पुनः बता देता हूं कि जिन मंदिरों के बारे में, जिन महलों के बारे में, जिन स्मारकों के बारे में हमने इस दुर्ग वाले टॉपिक में चर्चा कर ली है, वो आगे जो हमारा टॉपिक रहेंगे महल, स्मारक है और मंदिर वाले टॉपिक होंगे, वहां पर हम इनके बारे में दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको यहां पर ही इनके बारे में याद रखना है। हाँ, कुछ चीजें होंगी उनके बारे में हम बता देंगे आपको। इसके अलावा इसी दुर्ग में मान सिंह के द्वारा निर्मित मान पुस्तक प्रकाश नामक एक पुस्तकालय भी स्थित है, जो कि वर्तमान में भी कार्यरत है। ये मान सिंह वही है जिन्होंने जोधपुर में नाथ संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था, महामंदिर बनाया ना नाथ संप्रदाय का। इसके अलावा दुर्ग में तख्त विलास है, अजीत विलास, उमेद विलास, चोखेलाव महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी, फूल महल आदि की वास्तुकला भी प्रशंसनीय है। चोखेलाव और जो बीचला महल है, जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इनके बारे में हम जो हमारा टॉपिक आएगा चित्रकला से संबंधित, उसमें भी इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो श्रृंगार चौकी है, वहां पर जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है आपको। जैसे आमेर के महल में जो कदमी महल है, वहां पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता था, उसी प्रकार श्रृंगार चौकी जो कि जोधपुर के शासकों की राज तिलक का स्थान था। इसके अलावा किले में चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद धनजी और नागणेची माता का मंदिर भी है और भूरे खां की मजार भी स्थित है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। चामुंडा माता का मंदिर नाम याद रखना है, नागणेची माता का जो मंदिर है वो भी याद रखना है और भूरे खां की जो मजार है वो भी आपको याद रखनी है। चामुंडा माता का मंदिर क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर 2008 में क्या है भगदड़ मची थी, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु थे वो मारे गए थे। ठीक है, चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा के द्वारा दुर्ग निर्माण के समय ही करवाया गया था। याद रखना है चामुंडा माता का जो मंदिर है वो राव जोधा के द्वारा दुर्ग निर्माण के समय ही निर्मित किया गया था और महाराज तख्त सिंह ने 1857 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। चामुंडा माता के मंदिर में ही 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मची थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और जिसकी जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा नामक एक कमेटी का भी गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग में और क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर जल आपूर्ति के लिए रानीसर और पद्म सागर नामक जलाशय भी निर्मित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा किले में विभिन्न प्राचीन तोपें हैं, जिनमें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुसार, थूड़ धाणिद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक। ठीक है, इनमें से आपको 6 से 7 है जो याद रखनी है। सभी के नाम आपको याद रखना है, जैसे किलकिला रख लिया, शंभू बाण याद रख लिया, बिच्छू बाण रख लिया, मीर बख्श रख लिया, कड़क बिजली रख लिया, नुसरत रख लिया। तो ये 6 से 7 आपको नाम याद रखना है, बाकी सभी के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। ओके, और नाम याद जरूर रखने हैं, क्योंकि ये 10वीं की जो RBC की जो किताब है कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित है, उसमें इन सभी तोपों के नाम दिए हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये है मेहरानगढ़ दुर्ग की सभी विशेषताएं, उसके स्थापत्य से संबंधित
और इसके अलावा जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो भी हमने अध्ययन कर ली है। और एक बार पुनः हम मेहरानगढ़ दुर्ग की जो विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, इसकी नींव 13 मई 1459 को चिड़िया टूक नामक एक पहाड़ी थी उस पर रखी गई थी। ऐसी मान्यता है कि किले की नींव में राजिया नामक व्यक्ति को जिंदा दफन किया गया था। इसके अलावा मयूर आकृति होने के कारण जोधपुर के किले को मयूरा ध्वजगढ़ कहा जाता है। ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं और इसके लिए गढ़ चिंतामणि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। लाल एवं बलुआ पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ का दुर्ग पूर्ण रूप से राजपूत शैली में ही निर्मित है। राव जोधा ने इस किले के चारों ओर एक नगर बसाया था जिसका नाम था, वर्तमान में जोधपुर नाम से जाना जाता है। 1459 में राव जोधा के द्वारा बसाया गया था। राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों में सबसे प्रमुख यह किला अपनी विशालता के कारण मेहरान कहलाया। गढ़ बनियो मेहरान, ये कहावत भी प्रचलित है मेहरानगढ़ दुर्ग को लेकर के और उसकी विशालता को लेकर के। किले के चारों ओर सुदृढ़ परकोटा भी है जिसके प्राचीर में विशाल बुर्जें बनी हुई हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के 2 बाह्य प्रवेश द्वार है, उत्तर पूर्व में जिसको हम जयपोल कहते हैं और दक्षिण पश्चिम में जिसको हमें फतेहपोल कहते हैं। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ध्रुवपोल, सूरजपोल, इमरतपोल, ये नाम आपको याद नहीं रखने हैं। 1544 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था, तब शेरशाह सूरी ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया था, परंतु बहुत जल्द ही मालदेव ने पुनः इस किले को अपने आधिपत्य में ले लिया था। इसके बाद में अकबर के काल में 1564 से 65 में मुगल सूबेदार हसन कुली खान ने चंद्रसेन का जो शासन था वो समाप्त करके इस किले पर मुगल आधिपत्य को स्थापित किया था और 1570 में इस किले का भार बीकानेर के शासक राय सिंह को सौंप दिया था। अब देखो कि अकबर की नीति क्या थी कि राय सिंह को सौंपने के पीछे क्या रीजन था। उनके पास उनके अपने भी मंत्री थे, सेनापति थे मुस्लिम, लेकिन उनको नहीं सौंपा था। राय सिंह को सौंपने के पीछे कारण क्या था कि राय सिंह भी राठौड़ है और जोधपुर के जो शासक है वो भी राठौड़ है और जो बीकानेर के राठौड़ वंश है वो जोधपुर के राठौड़ वंश के ही वंशज है और इन दोनों बीच में क्या हो जाएगी, आपसी अनबन हो जाएगी, मन मुटाव हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे। ठीक है, और यही अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में नीति चली थी कि उन्होंने सेनापति, अपनी सेना का सेनापति, उसके पास और भी कुशल सेनापति थे मुगल अकबर के पास, परंतु उन्होंने मान सिंह को इसलिए चुना था क्योंकि मान सिंह के एक राजपूत था और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप भी राजपूत था। तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि भाइयों भाइयों को लड़ाना है और हमको राज करना है। ठीक है, यही नीति अकबर की रही थी और इसके बाद में यही नीति जो अंग्रेज अधिकारी आए थे उनकी भी यही नीति रही थी। वो सिर्फ राज करते थे और लड़ते कौन थे, ये जो हमारे अपने थे, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी वंश से संबंधित हो, लड़े वो थे और आज उन पर कोई बाहरी सत्ता कर गई थी। कहीं ना कहीं कुछ मामलों में ये हमारी कमजोरियां थी कि जैसे मान लो कि हमारे घर में, हमारे घर की बात है, कोई बाहर वाला आकर के हमें कोई 1 या 2 बात कह देता है और हमारे आपसी में, हमारे घर के बीच में ही या हमारे काका ताए में अगर आपसी मन मुटाव हो जाते हैं तो इसका कारण क्या है कि हमारी कमजोरी है। तभी कोई बाहर वाला आया और हमें आपस में लड़वा गया था। और ये आज की बात नहीं है, ये काफी टाइम से चल रही है, राजपूत कालों से ये चल रही है और ये ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। और इसी कमजोरी के कारण बाहरी लोगों ने हम पर अपना आधिपत्य किया था और जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी उसे लोहे की चिड़िया बना करके वो चले गए थे। ठीक है, खैर छोड़िए, समय बदल गया है। इसके बाद में मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के बाद में मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में ये जागीर के रूप में दे दिया था। याद रखना है 1581 से 83 के बीच में जोधपुर को खालसा घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि चंद्रसेन की उस समय मृत्यु हो गई थी। महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में भी 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः
मुगल राज्य के अधीन कर लिया था और इसे खालसा घोषित कर दिया था। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह ने मुगल सूबेदार जफर कुली खान से इस किले को छीन लिया। तब से इस किले पर राठौड़ों का ही आधिपत्य रहा था। ठीक है, ये इस किले की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इसके अलावा रुडयार्ड साहित्य, ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड कीपलिंग ने एक लंबा समय इस किले में व्यतीत किया था और उसने इस किले की विशेषता के बारे में बताया था कि यह किला देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। इस किले में महाराणा सूर सिंह के द्वारा निर्मित मोती महल है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, याद रखना है। और इसकी प्रसिद्धि के कारण क्या है कि इसकी दीवारों पर सुनहरी अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है तथा इसकी छत और दीवारों पर सोने की पॉलिश का जो कार्य है वो तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा मान सिंह के द्वारा निर्मित मान पुस्तक प्रकाश भी नामक जो पुस्तकालय है जो आज भी इस जोधपुर के किले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर तख्त सिंह के द्वारा निर्मित तख्त विलास, अजीत सिंह के द्वारा निर्मित अजीत विलास, उमेद सिंह के द्वारा निर्मित उमेद विलास, चौकेलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी, फूल महल आदि वास्तुकला के प्रशंसनीय उदाहरण हमको इस जोधपुर के किले में देखने को मिलते हैं। श्रृंगार चौकी वही है जहां पर जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। इसके अलावा इस किले में जो भव्य मंदिर है उनमें आपको याद रखना है चामुंडा माता का मंदिर और नागणेची माता का मंदिर तथा इसके अलावा एक भूरे खां की मजार है, वो भी आपको याद रखनी है। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो राव जोधा के द्वारा ही बनाया गया था और तख्त सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था 1857 ईस्वी में। चामुंडा माता का ये वही मंदिर है जहां पर 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मची थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और जिसकी जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जस्टिस जसराज चोपड़ा। मेहरानगढ़ के किले में जल आपूर्ति के लिए रानीसर और पद्म सागर जलाशय भी स्थित है। इसके अलावा इस किले में प्रसिद्ध जो तोप है प्राचीन उनमें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुसार, थूड़ दाणीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक। ठीक है, इनमें से आपको 5 से 6 जो तोपे हैं उनका नाम याद रखना है, सभी का नाम आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, और जो 5 से 6 नाम याद रखो वो कंटिन्यू नहीं रखना है, एक को छोड़ के एक याद करनी है। ठीक है साथियों, तो ये है मेहरानगढ़ का भव्य दुर्ग। और इस दुर्ग में जो मंदिर है जैसे चामुंडा माता का मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर जोधा के द्वारा निर्मित है, इसके अलावा सूर सिंह के द्वारा निर्मित मोती महल है। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के एक अन्य दुर्ग रणथंभौर के किले के बारे में जिसे गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में रखा गया है और ये सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर का किला जो कि गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणियों में शामिल है। रणथंभौर विषम आकृतियों वाली ऊंची ऊंची 7 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। रणथंभौर का किला है उसकी विशेषता मैं बताता हूँ कुछ इस प्रकार है कि जैसे मान लो ये किला है और इसके चारों ओर क्या है 7 पहाड़ियां हैं इस प्रकार बनी हुई है गोलाकार, जिसके कारण ये किला बहुत ही दुर्गम है और यहां तक पहुंचना का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ठीक है, इसलिए इसके किले के बारे में कहा गया है कि बाकी सब किले नंगे हैं और ये एक किला है जो कि बख्तर बंद है, चारों ओर से घिरा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। यह किला एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है और समीप जाने पर ही दिखाई देता है। अब समीप जाने पर ही दिखाई क्यों देता है? क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा है। अब पहाड़ियों से दूर से देखेंगे तो हमें वो पहाड़ियां नजर आएंगी, उसके मध्य में जो किला स्थित है वो हमें दिखाई नहीं देगा। जब ही हम उन पहाड़ियों के पास में जाएंगे तब ही हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक किला है। इतना सुरक्षात्मक दृष्टि से यह रणथंभौर का किला बनाया गया था। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि और दुर्ग तो नंगे है परंतु ये दुर्ग बख्तर बंद है। क्यों कहा था, इसके जो पीछे रीजन था वो भी मैंने बता दिया है। क्योंकि ये चारों ओर से 7 किले हैं उनसे घिरा हुआ है, इसके कारण इस दुर्ग को बख्तर बंद कहा गया, बाकी दुर्गों को नंगा कहा गया है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था और एक मान्यता यह भी है कि इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम रणथंभौर पड़ा था।
रणथंभौर इसलिए पड़ा था क्योंकि इसका निर्माण रणथानदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये रणथानदेव चौहान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको महत्वपूर्ण बात यही याद रखनी है कि रणथंभौर का किला है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो आपको याद रखना है अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा रणथंभौर का किला था वो निर्माण किया गया था। इसके अलावा रणथंभौर का दुर्ग इसलिए क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कुछ और भी मान्यताएं हैं, वो भी देख लेते हैं हम। इस किले के 3 तरफ खाई हैं, खाइयों के साथ परकोटा और फिर ढलवा जमीन और दुर्गम वन है। अब देख लो कि तीनों और क्या है, खाइयां हैं, खाइयों के साथ एक ऊंचे ऊंचे परकोटे बने हैं, फिर ढलवी जमीन है। अब उस ढलवी जमीन पर चढ़ना भी बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है अपने आयुधों के साथ में, और दुर्गम चारों ओर से वनों से घिरा हुआ भी है, इसलिए इसे गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में रखा गया है। और दुर्ग होने का मतलब यही है कि दुर्ग यानी कि दुर्गम जहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन हो, दुर्ग, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। दुर्ग सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। मैं पुनः बता देता हूं, दुर्ग, किले और महल में क्या अंतर है। दुर्ग जहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन होता है, दुर्ग और किला एक ही है, रूप है, परंतु इसमें फर्क ये इतना है कि दुर्ग ज्यादा कठोर होता है जहां तक पहुंचना, किला थोड़ा आसान होता है। दुर्ग बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, किला छोटे क्षेत्र में होता है, परंतु दोनों की एक ही विशेषता है, इसमें सुरक्षात्मक दृष्टि को अधिक महत्व दिया जाता है। और महल है वो सिर्फ अपने आवास के लिए ही बनाए जाते हैं, आराम के लिए बनाए जाते हैं। एक दुर्ग के अंदर अनेक महल हो सकते हैं, एक किले के अंतर्गत अनेक महल हो सकते हैं। एक किला दुर्ग हो सकता है, एक दुर्ग किला हो सकता है, परंतु सभी किले हैं वो दुर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ किले ऐसे होते हैं जैसे समतल होते हैं, जैसे जूनागढ़ का किला समतल है तो उसे हम दुर्ग नहीं मान सकते, दुर्ग की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि दुर्ग शब्द का अर्थ यही है कि जहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन हो। ठीक है, आगे देखते हैं। रणथंभौर का वास्तविक नाम रणधनपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर है। रणथंभौर का वास्तविक नाम है रणथंपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर है। इसका मूल नाम रणस्तंभौर था, जो कालांतर में क्या हो गया था, रणथंभौर हो गया था। ये पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस सामान्य जानकारी है कि रणथंभौर शब्द नाम इसका क्यों पड़ा था, इसके बारे में ही सामान्य जानकारी आपको बता रहा हूं। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है नहीं। महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि रणथंभौर का दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया था, अबुल फजल के द्वारा कहा गया था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी नंगे हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में 1192 के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज सामंत शासक के रूप में रणथंभौर की गद्दी पे बैठा था। तो जो कि रणथंभौर के किले हैं वहां पर जो चौहान शासन था वो कब से शुरू हुआ था, गोविंदराज से। और ये गोविंदराज कौन था, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था, तराइन के युद्ध में जो पराजित हुआ था द्वितीय युद्ध में और मारे गए थे, उसी का पुत्र था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो कि किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है, और थंब उसका नाम है जिस पर किला बना हुआ है। ये भी बात वहां पर जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकम चंद जैन की जो किताब है उसमें ये बात लिखी हुई है, और आरबीएससी की किताब में भी ये बात लिखी है, इसलिए मैंने आपको सामने रखा है कि थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर वो किला बना है, और रण उस पहाड़ी का नाम है जो जिस पहाड़ी पर जो किला बना है उससे नीचे है। याद रखना है, रण निचली पहाड़ी है, थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर वो किला बना है, बस आपको इतना ही याद रखना है। रण उस पहाड़ी का नाम है जिस पहाड़ी के पर जो किला बना है उसके नीचे है, थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर किला बना है, और थंब के नीचे जो पहाड़ी स्थित है उसका नाम रण रखा हुआ है। 1282 से 1301 ईस्वी में हमीरदेन चौहान यहाँ का शासक बना था, जो कि जैत्र सिंह का पुत्र था, और रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली ये शासक माना जाता है। इसके समय दिल्ली के सल्तनत शासक खिलजी के आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा था, जिसमें 1290 और 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने 2 आक्रमण किए थे। वो जाही के दुर्ग पर तो अपना अधिकार कर पाए थे। जाही का किला कौन है, जिसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। हमने
जो रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में इतिहास में पढ़ा था, वहां पर हमने इसके बारे में जिक्र भी किया था। अगर आपने वो क्लासें देखी होगी तो याद है, तो अगर नहीं देखी है तो क्लासें अवश्य देखिए। दोनों बार भी वो जलालुद्दीन खिलजी क्या था, असफल रहा था। तो अंत में वो क्या कहता है कि ऐसे 100 किले को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता हूं। वही बात है कि अंगूर प्राप्त नहीं हुए, लोमड़ी को तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, ये कहावत है, ये याद रखनी है किसने कहा था और किस किले के बारे में कहा, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जलालुद्दीन के बाद में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसी के भतीजे अलाउद्दीन ने करके अलाउद्दीन स्वयं शासक बना था। तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अपना नियंत्रण करने में सफल रहा था। इसमें हमीर ने केसरी किया और उनकी पत्नी रंग देवी तथा उनकी पुत्री देवल दे ने जल जोहर किया था। 11 जुलाई की बात है, 11 जुलाई को जल दिवस बनाया जाता है और रणथंभौर दुर्ग का ये पहला साका माना जाता है। ठीक है, किस प्रकार अलाउद्दीन ने इस किले पर अपना अधिकार किया था, इसके बारे में हमने इतिहास में पढ़ लिया है। यहाँ पर हम सिर्फ इस किले की जो विशेषता है या जो कुछ छोटी मोटी ऐतिहासिक विशेषता है उनके बारे में ही जिक्र करेंगे। इस जल जोहर के बारे में अमीर खुसरो ने अपनी एक पुस्तक है खजाइनुल उल फतूह में भी जिक्र किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में के मैदान में ये भी उसमें शामिल था। राणा सांगा का भी इस किले पर नियंत्रण था। सांगा की मृत्यु के बाद में 1534 में रानी क्रमावती ने चित्तौड़ आक्रमण के दौरान गुजरात के शासक बहादुर शाह को यह किला सौंप दिया था। राणा सांगा के समय क्या होता कि रणथंभौर के किले पर सांगा यानी मेवाड़ का आधिपत्य हो गया था। 1534 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब रानी क्रमावती ने चित्तौड़ के आक्रमण के दौरान रणथंभौर जो किला था वो गुजरात के शासक बहादुर शाह को सौंप दिया था। कुछ समय के लिए इस पर शेर शाह सूरी ने भी अपना अधिकार किया था। इसके बाद में ये हाड़ा शासक सुरजन हाड़ा के अधिकार में आ गया था और सुरजन हाड़ा से ये किसके अधिकार में चला गया था, मुगलों के दिन चला गया था। ठीक है, तो मुगलों ने रणथंभौर का किला वो किससे छीना था, तो सुरजन हाड़ा शासक था, उसी से ये किला छीना था। 1569 में रणथंभौर पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया था हाड़ा शासक सुरजन को पराजित करके। इसके अलावा इस किले की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो आपको ये याद रखनी है कि मुगलों ने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद में अकबर ने अपनी जो शाही टकसाल थी वो भी यहाँ पर स्थापित की थी और मुगल काल में शाही कारागार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। याद रखना है आपको कि अकबर ने अपने शासनकाल में राजस्थान के किस दुर्ग में अपनी शाही टकसाल स्थापित की थी, याद रखना है शाही टकसाल अकबर के द्वारा। कौन सी किले में, रणथंभौर के किले में। इसके बाद में जैसे जैसे मुगलों का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, तब जयपुर के शासक महाराज माधो सिंह प्रथम ने इस किले पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद में 1947 तक यह जयपुर के आधिपत्य में ही रहा था। ठीक है, तो ये था रणथंभौर के किले के बारे में ऐतिहासिक विवरण। जैसे पहले चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया था, गोविंद राज ने यहाँ पर चौहान शासकों की नींव रखी थी और उसके बाद में कुछ समय के लिए ये गुजरात के शासक बहादुर शाह के अधीन में रहा था, कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी के पास रहा था। इसके बाद में सुरजन हाड़ा नामक जो हाड़ा शासक था, हाड़ा राजपूत, उनके अधीन था और वहां से ये मुगलों के अधीन हो गया था और मुगलों से जयपुर के शासकों के अधीन रहा था आजादी के तक। इसके अलावा रणथंभौर के किले में जो भव्य इमारतें हैं, दरवाजे हैं, उनमें नौलखा दरवाजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा नौलखा भंडार के बारे में हमने जिक्र किया था, जो कि कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है ये नौलखा दरवाजा रणथंभौर के किले में। नौलखा भंडार कहां पर स्थित है, चित्तौड़ के किले में बनवीर के द्वारा बनाया गया था। ये याद रखना है आपको, क्योंकि नाम एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। नौलखा दरवाजा कहाँ पर, रणथंभौर के किले में। नौलखा भंडार कहाँ पर, चित्तौड़ के किले में। इसके अलावा हाथीपोल, गणेश पोल, सूर्यपोल, त्रिपोलिया पोल किले के प्रमुख प्रवेश द्वार। आपको सिर्फ दो याद रखने, नौलखा और त्रिपोलिया। नौलखा दरवाजा और त्रिपोलिया दरवाजा दो ही आपको याद रखना है। रणथंभौर के किले के से संबंधित जो मुख्य प्रवेश द्वार है उनमें आपको दो ही नाम याद रखने हैं, नौलखा और त्रिपोलिया। इसके अलावा किले के अंतर्गत और कौन कौन से महल हैं उनको देखते हैं।
हमीर का महल है, हमीर की कचहरी है, जहाँ पर हमीर आम जनता के मुकदमे और उनकी जो शिकायतें वो सुनते थे। सुपारी महल है, बादल महल है, जोरा बोरा महल है, जो कि अनाज रखने के गोदाम थे। इसके अलावा 32 खंभों की छतरी है। ये 32 खंभों की छतरी जेतर सिंह की है, हमीर देव के द्वारा बनाई गई थी और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और जेतर सिंह हमीर देव चौहान के पिता थे। इसके अलावा जोगी महल है, रनीहाड़ तालाब है, रानी तालाब है, पद्मला तालाब है और पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ये भी महत्वपूर्ण है। तो रणथंभौर के किले में जो भी महल है सभी याद रखने हैं। 32 खंभों की छतरी आपको याद रखनी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह आपको याद रखनी है, सुपारी महल आपको याद रखना है, जोरा बोरा महल है वो भी याद रखना है, जोगी महल है वो भी आपको याद रखना है, रनीहाड़ तालाब है, रानी तालाब है, पद्मला तालाब है, हमीर की कचहरी है और हमीर के महल है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब इनके बारे में हम आगे महल वाले टॉपिक या मंदिर वाले टॉपिकों में हम जिक्र क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम इन्हीं चीज़ों का बार बार जिक्र करते रहेंगे तो हम हमारी क्लासों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम से पहले करने का जो फैसला लिया है वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। हमने यहाँ पर ये जो कंप्लीट करवा दिया है आपको यहाँ से याद करना है और महल वाले टॉपिक में हम यहाँ पर महल वाले टॉपिक में हम वहाँ पर इन महलों के, इन कचहरियों के, इन जो छतरियाँ हैं, जो दरगाहें हैं, उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। बस छोटी मोटी जो विशेषताएं हैं एक बार रिवीजन के रूप में हम बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसी रणथंभौर के किले में एक भव्य प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। जैसे हेरम्बे गणपति, सिंह पर सवार गणपति का मंदिर है, बीकानेर के किले में स्थित है, उसी प्रकार त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कौन से किले में स्थित है? रणथंभौर के किले में स्थित है। ये है रणथंभौर दुर्ग की, उसकी स्थापत्य कला, उसकी ऐतिहासिक घटनाएं और उसके अंतर्गत जो विभिन्न दर्शनीय वास्तु कला के उदाहरण हैं वो सभी हमने अध्ययन कर लिए हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं इनके बारे में। रणथंभौर का किला जो कि गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है, ये 7 ऊंची पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है और ये किला एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है जो समीप जाने पर ही दिखाई देता है, क्योंकि ये चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसलिए अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी क्या है? नंगे हैं। 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस किले के 3 तरफ खाइयां हैं, खाइयों के साथ परकोटा है और फिर ढलवां जमीन और दुर्गम वन है। रणथंभौर का जो वास्तविक नाम रणथंभौर अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर, इसके अलावा इसका जो मूल नाम था वो रणस्तंभपुर था, जो वर्तमान में अपभ्रंश होता हुआ रणथंभौर बन गया था। यहाँ पर चौहान शासकों की जो नींव थी वो अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। रण उस पहाड़ी का नाम है जो कि किले की पहाड़ी से कुछ नीचे है, और थंब उसका नाम है जिस पर यह किला बना है, यानी कि थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर किला बना है और थंब की पहाड़ी से जो नीचे जो पहाड़ी है उसे रण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चौहान वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक आता है वो 1282 से 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान आता है, जिसके समय दिल्ली के खिलजी वंश के जलालुद्दीन ने 2 आक्रमण किए थे, परंतु दोनों ही आक्रमणों में वो असफल रहा था। इसलिए उसने कहा था कि ऐसे 100 किले में मुसलमानों के एक बार के बराबर भी नहीं समझता हूँ। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में इस पर आक्रमण किया और इसे अपने अधीन कर लिया। हमीरदेव चौहान ने अपने योद्धाओं के साथ केसरिया किया और उनकी पत्नी रंग देवी और उनकी पुत्री देवल दे ने जल जोहर किया था 11 जुलाई 1301 को, और ये राजस्थान का पहला जोहर भी माना जाता है। अमीर खुसरो भी इस युद्ध में शामिल था और उसने इस जोहर और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अपनी कृति खजाइनुल उल फतूह में भी किया था। इसके बाद में राणा सांगा भी इस किले पर अपना नियंत्रण कर रखा था। सांगा की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी कर्मावती ने 1534 में जब चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब समझौते के तहत रणथंभौर का किला गुजरात के शासक बहादुर शाह को सौंप दिया था।
इसके बाद में कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी ने इस पर अपना अधिकार रखा था और उसके बाद में सुरजन हाड़ा चौहान शासक है, उन्होंने रणथंभौर के किले को अपने अधीन रखा था और बाद में इन्हीं हाड़ा शासकों से 1569 में मुगल शासक अकबर ने छीन लिया था और उसके बाद में इस पर मुगलों का नियंत्रण रहा था। इसके अलावा अकबर ने यहाँ पर एक शाही टकसाल भी स्थापित की थी। इसके अलावा यहाँ पर शाही कारगार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। जैसे जैसे मुगलों का प्रभाव काल शुरू हुआ, यानी कि उनका जो प्रभाव था धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, तब जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया और 1947 तक ये जयपुर के अधीन रहा था। यहाँ पर जो प्रसिद्ध द्वार है नौलखा दरवाजा आपको याद रखना है। इसके अलावा त्रिपोलिया गेट है, वो भी आपको नाम है याद रखना है। आगे देखते हैं कि इस किले में हमीर का महल है, हमीर की कचहरी है, सुपारी महल है, बादल महल है, जोरा बोहरा नामक जो अनाज के गोदाम है वो भी है, 32 खंभों की जैतर सिंह की छतरी है, जोगी महल है, रनीहाड़ तालाब है, रानी पद्मला तालाब है। रानी तालाब और पद्मला तालाब दोनों हैं अलग अलग, और पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी यहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का भव्य मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो ये है रणथंभौर किले की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में जो राजस्थान के अन्य दुर्ग रह गए हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं, और दुर्ग का टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में हम महल वाला टॉपिक, उसके बाद में छतरियाँ, उसके बाद में मकबरे और दरगाहें, और उसके बाद में मंदिर वाला टॉपिक हमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथियों, और एक अन्य बात कि अगर आपने अभी तक हमारे इस ऑफिशियल ऑनलाइन निःशुल्क यूट्यूब चैनल आपनों सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस परिवार का एक सदस्य बनिए। ये क्लासें आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि राजस्थान जीके की बात आती है तो मैं पूरा 100% के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान जीके में कोई भी पर्सन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, और अगर आपका बाहर पर्सन जाता है तो वो 1 लाख अभ्यर्थी जो इस एग्जाम में बैठे हैं कोई भी एग्जाम में, उन सभी के लिए ये पर्सन बाहर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक गाइड से या एक किताब से नोट्स नहीं बनाए गए हैं, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी, आरबीएससी की सभी किताबों से मिलाकर के नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।